तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले फॉर एग्जाम्पल कंपनी में किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना, उसका यहाँ डेट देने वाले बंदे से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने अपने कुछ हिस्से को बेच दिया, ठीक है, बस बात खत्म। आप आगे उस शेयर को किसी और को दो, किसी तीसरे को दो, किसी चौथे को दो, पर कंपनी के साथ आप नॉर्मली उसके बाद फिर डील नहीं करते। इस तीसरी कंपनी का आईपीओ आया है, इसका आईपीओ आया है, इसका आईपीओ आया है, सुना आप लोगों ने? इनिशियल पब्लिक ऑफर, मार्केट गई 1% ऊपर और आपका शेयर गया 5% ऊपर, और कल को मार्केट 1% नीचे गई तो आपका शेयर फिर से 5% नीचे आ गया। तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है, आपके शेयर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। विक्स बढ़ता है तो मार्केट नॉर्मली नीचे जाती हुई देखने को मिलती है, विक्स कम होता है तो मार्केट नॉर्मली ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है। एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर कहीं ना कहीं डर का माहौल कितना है उसका पता लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कैपिटल मार्केट के बारे में। अब आपको याद होगा पहली चीज तो कि लास्ट लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था, मैंने तब आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एंड मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं। वन वाज मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमने बहुत डिटेल में उसमें डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि किस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए, बेसिकली लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा रेज किया जा सकता है ना? कैसे आरबीआई उसको रेगुलेट करता था, कैसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे मेंटेन किया जाता था या मीट किया जाता था। और मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया कैपिटल मार्केट का भी दे दिया था। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। एक बिजनेस की जो नीड्स है एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, उनको मीटअप करने का काम होता है, और ये सारी चीज़ें सेबी के अंतर्गत आती हैं, राइट? ये सारी बातें हमने उस दिन डिस्कस कर ली थी, पर कैपिटल मार्केट के अंदर नहीं हम घुसे थे। मनी मार्केट के तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा, वो जाके देख सकता है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा मनी मार्केट का। आज हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले दो बेसिक वर्ड्स या बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैं आपको स्टार्ट करवाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आप लोगों को ये दो वर्ड्स डेट और इक्विटी का अंतर पता होगा। एक वर्ड क्या है? डेट, और दूसरा वर्ड है इक्विटी। देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझना है इसको। मान लो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मतलब मेरी कंपनी को मान लो, मैंने एक कंपनी चलाई, पैसों की जरूरत है, ठीक है, किसी काम के लिए। अब हो सकता है कि या तो मैं पैसे ये उधार ले लूं, है ना? पैसे मैंने उधार ले लिए, मान लो 1 करोड़ की जरूरत थी, मैंने 1 करोड़ उधार ले लिया। नाउ दिस इज अ डेट। मुझे वो 1 करोड़ उसको वापस पे करना है आफ्टर अ सर्टेन टाइम विद सम इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस क्या मुझे जवाब देना। पहली चीज, मेरा बिजनेस अच्छा करे या खराब करे, उस पर्सन को तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना प्रॉमिस था। मान लो आपने प्रॉमिस कर रखा था 8%, तो ठीक है, कल को मेरी कंपनी बहुत बढ़िया करेगी ना, तो भी उसको 8% ही मिलेगा। मेरी कंपनी बहुत अच्छा नहीं भी करेगी तो भी उसको 8% ही मिलेगा। तो डेट में ना आपका रिस्क कम होता है, मतलब जिसने उधार दिया उसका रिस्क कम होता है। किसके मुकाबले? भी आऊंगा, इक्विटी आऊंगा अभी, बट रुको। दूसरी बात, मेरी कंपनी के कुछ अलग अलग प्रकार के फैसले होंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के निर्णय होंगे। क्या वो निर्णय ये बंदा जिसने मुझे उधार दिया, क्या वो लेगा ना? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना, उसका यहाँ डेट देने वाले बंदे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक नहीं है। उसने हमें उधार दिया है, हम उसको पेमेंट कर देंगे, बात खत्म, राइट? वो कोई ओनर नहीं है कंपनी का। समझे मेरी बात को? ठीक है। और जो भी उसका मैंने प्रॉमिस किया होगा कि इतने टाइम के बाद इतना इतना पैसा मैं तुम्हें पे करता रहूंगा, वो मुझे उस हिसाब से पे करना होगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं ना इक्विटी की, इसका मीनिंग समझना। आप लोगों ने कई बार शार्क टैंक देखा होगा, उसमें बोलते हैं ना कि 20% कंपनी का हिस्सा दे दो मुझे, बदले में मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगा। ये हिस्सा देने वाली बात क्या है? एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना, तो मान लो जैसे हमारी एक कंपनी है, ठीक है, मुझे अपनी कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा मैं बेच दूं? हाँ,
मान लो कंपनी का मैंने 10% हिस्सा बेच दिया और बदले में मुझे पैसा मिल गया। इसका मतलब पता क्या है, वो पर्सन जिसने मुझे 10% जिसने मुझे 1 करोड़ दिया है, वो अब कंपनी का 10% मालिक हो चुका है। ही इज नाउ द ओनर ऑफ द 10% ऑफ द कंपनी। अब वो ओनर हो गया है क्योंकि उसने कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया, कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। समझे? अब कंपनी में कौन मैनेजर होगा, कौन सीईओ होगा, उस एक्टिविटीज में ये बंदा भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये भी कंपनी का अब एक मालिक है। ये भी कंपनी का एक मालिक है। कंपनी अच्छा करेगी, बुरा करेगी, उससे उसकी वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा। अगर कंपनी ने बहुत बढ़िया किया तो उसके जो उसका जो शेयर था उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, मतलब परसेंटेज तो उतना ही रहेगा बट कहीं ना कहीं उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। कंपनी बड़ी होगी तो आपको भी फायदा है, कंपनी खराब करेगी तो आपको भी नुकसान है। तो एक्चुअली जो इक्विटी होता है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की हमें देखने को मिलता है। इट इज कंसिडर्ड मोर रिस्की। ठीक, ये आपकी ओनरशिप है, तो कमाई भी ज्यादा हो सकती है पर नुकसान भी ज्यादा हो सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी कॉन्सेप्ट। अगर ये बातें पता है तो एक काम करते हैं, इन डिफरेंसेस को एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है ओनरशिप का। अब देखो इधर, डेट में कोई ओनरशिप होती है क्या? कोई ओनरशिप नहीं होती। इक्विटी में ओनरशिप है, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंपनी की तरफ से मालिक हो। ठीक है, एक तरह से क्या कंपनी के मालिक ही हो। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर मेरे पास ना रिलायंस का शेयर है, क्या मैं भी रिलायंस का मालिक हुआ? आंसर इज यस। आपके पास भले ही एक शेयर हो रिलायंस का, पर आप भी रिलायंस के मालिक हुए। बस फर्क पता क्या है, अंबानी जी के पास उसके लाखों करोड़ों शेयर्स होंगे या बहुत बड़ा हिस्सा होगा, आपके पास 0.0001% शेयर होगा। तो आपकी भी सुनी जाएगी, उनकी भी सुनी जाएगी, पर उनके पास ज्यादा शेयर है तो उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। आपके पास 0.001% शेयर है तो आपकी सिर्फ उतनी सी सुनी जाएगी, पर सुनी जाएगी। मतलब आपका भी वोट मांगा जाएगा, आप भी वोट करते हो उनके फैसलों के अंदर। आपके भी शेयर की कीमत कम ज्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट रिलायंस कैसे काम कर रही है। आप भी रिलायंस के मालिक हो, बस थोड़े से मालिक हो, बिल्कुल छोटे से, अगर आपके पास शेयर है तो बिल्कुल यहां पर ओनरशिप इंटरेस्ट होता है। दूसरा बात कह रहे हैं लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली कितने समय के लिए होता है? देखो जो डेट होता है ना वो छोटे समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है। परपेचुअल मतलब होता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना? तो परपेचुअल तो बहुत ही रेयरली होता है डेट। पर अगर हम बात करें इक्विटी की, अब कंपनी ने अपना हिस्सा किसी को दे दिया, वो आगे उस हिस्से को किसी और को दे सकता है, पर कंपनी उस हिस्से को वापस नॉर्मली नहीं खरीदती। ये नॉर्मली परपेचुअल होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर आप किसी और को नहीं दे सकते, किसी और को दे सकते हो, पर कंपनी उस शेयर को नॉर्मली वापस नहीं लेती अंटिल बायबैक करे। बायबैक जरूर करती है कंपनी कई बार, पर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने अपने कुछ हिस्से को बेच दिया, ठीक है, बस बात खत्म। आप आगे उस शेयर को किसी और को दो, किसी तीसरे को दो, किसी चौथे को दो, पर कंपनी के साथ आप नॉर्मली उसके बाद फिर डील नहीं करते। समझे मेरी बात को? तो ये होता है टिपिकल लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी इंटरेस्ट पेमेंट, ये फिक्स पेमेंट भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट था। फ्लोटिंग होता है जो किसी चीज के साथ चेंज करे। मान लो मैंने बोल दिया कि इन्फ्लेशन प्लस 5% आपको मिलेगा, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, या कुछ और लिंकेज मैंने बना दिया। पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी में, यहाँ पेमेंट वगैरह मिलता है क्या? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड्स का। देखो, कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? वो कंपनी के ओनर्स को जाना चाहिए, कंपनी के जो मालिक है। हाँ, तो कंपनी के मालिक तो इक्विटी होल्डर्स ही हैं, बिल्कुल। तो कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट करेगी वो उनके मालिकों के पास जाएगा। कई बार कंपनी पता क्या सोचती है कि चलो कुछ पैसा वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कंपनी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ पैसा वापस कंपनी में आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगा लेते हैं। पर कई बार फिर भी पैसा बच जाता है। ये जो पैसा बचा ये कंपनी क्या करेगी? अपने मालिकों में बांट देगी, जो भी उसके ओनर्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट ओनर्स को बिलोंग करता है। तो जो भी पैसा इस तरह से मालिकों के पास जाता है ना, वी कॉल इट एज डिविडेंड। ये डिविडेंड इनको मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आपने जिसको पैसा दिया है उसकी सिचुएशन कैसी है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से वो डिविडेंड दे सकती है, या अगर मान लो लॉस मेकिंग है तो फिर मना भी कर सकती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या आप बोरोवर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो जिसने आपको पैसा दिया है? हाँ, मतलब जिसको आपने आप हो पैसा देने वाले, सामने वाला है पैसा लेने वाला।
अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट होगी, डिफॉल्ट मतलब कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कंपनी पैसे वापस नहीं कर पा रही, उस केस में यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे कंपनी को यहां पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका इन्फ्लुएंस यही होता है कि आप वोट वगैरह करते हो, है ना, आपके अलग अलग एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। फिर क्या ये ट्रेडेबल होते हैं, क्या आप किसी और को दे सकते हो जो भी आपने उधार वगैरह दिया है? देखो बैंक लोन होगा तो उस तो नहीं कर सकते, पर एक टेक्निक आती है बॉन्ड्स की। मैंने आपको मनी मार्केट के अंदर बॉन्ड भी समझाया था। जब जैसे सरकार ने आपसे पैसा लिया तो आपने को बदले में बॉन्ड दिया, अब चाहो तो आप ये बॉन्ड किसी और को भी दे सकते हो, वो अगला बंदा किसी और को दे सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेडेबल। क्या ये एक दूसरे को पास ऑन किए जा सकते हैं? बिल्कुल। बैंक का उधार होगा वो नहीं किया जा सकता, पर ये बॉन्ड वगैरह होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें आपके इक्विटी की, ये भी अपने आप में ट्रेडेबल है। मेरे पास शेयर था, मैंने आपको बेच दिया, आपके पास शेयर था, आपने किसी और को बेच दिया, तो बिल्कुल ट्रेडेबल तो है। बाकी कल को अगर बैंकरप्सी हो जाए, मैंने आपको बैंकरप्सी पढ़ाया था जब मैंने आईबीसी कोड आपको समझाया था, तो देखो अगर कंपनी दिवालिया होगी, कंपनी को बेचने का वक्त आ चुका है ना, तो उस केस में पहले पैसा किसको मिलेगा, डेट वालों को या इक्विटी वालों को? आंसर इज डेट वालों को। क्योंकि देखो यार, मैंने अपना पैसा आपको दिया, ठीक है, मैं कोई कंपनी का मालिक ही नहीं बना, मैंने आपको पैसा दिया था, आप विद इंटरेस्ट मुझे पैसा चुका दो, बात खत्म। इक्विटी वालों को सबसे एंड में पैसा मिलता है, पता है क्यों? क्योंकि भाई ये कंपनी के मालिक हैं, अगर फायदा होगा तो भी इनको होगा, तो भाई नुकसान होगा तो भी इनको होगा। यहां रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी ज्यादा है, यहां रिस्क कम है पर रिटर्न भी कम है, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट आता है सिक्योर्ड ऑन एसेट। सिक्योर्ड मतलब होता है सिक्योरिटी। कहने का मतलब, आपने उधार दिया किसी को, क्या बदले में कुछ गिरवी रखा? देखो इक्विटी में तो नहीं होता ऐसा कुछ, आप कंपनी के मालिक ही बनते हो तो क्यों ही कुछ गिरवी रखना। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हो भी सकती है सिक्योरिटी, डेट के केस में ना भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये कुछ अंतर है डेट और इक्विटी का। सिंपल याद रखो, डेट इज सिंपली उधार, सिंपल आपने उधार दिया है, टाइम खत्म होगा उधार मिल जाएगा वापस, समझे? यहां कोई मालिक नहीं बना, इक्विटी में मालिक बने। ओके सर, ओके ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का, मैंने आपको अंतर। मनी मार्केट तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अब बात आती है कैपिटल मार्केट की। देखो कैपिटल मार्केट में ना दो एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने हैं, या इन जनरल आप देखो, इन जनरल अगर हम कैपिटल मार्केट की ना भी बात करें, हमें दो पॉइंट्स हमें समझने हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट। देखो ध्यान से सुनना, प्राइमरी मार्केट में पता क्या होता है, आपकी कुछ फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है। और यहां पर जो रोल रहता है ना, वो कंपनी का रोल रहता है। सेकेंडरी में फ्रेश सिक्योरिटी इशू नहीं होती, ये ट्रेडिंग होती है, उनकी ट्रेडिंग। और यहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे कई बार आप लोग न्यूज़पेपर्स में सुनते होंगे कि इस कंपनी का आपका आईपीओ आया है, इस तीसरी कंपनी का आईपीओ आया है, इसका आईपीओ आया है, इसका आईपीओ आया है। सुना है आप लोगों ने ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये जो वर्ड होता है आईपीओ। आईपीओ में आई का मतलब क्या है? इनिशियल, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार कंपनी ऑफर दे रही है पब्लिक को, पहली बार कंपनी अपना कुछ हिस्सा बेच रही है, लिस्ट हो रही है वहां पे। देखो कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा बेचा, मार्केट से उसने पैसा उठाया, यहां पर कंपनी ने क्या किया, फ्रेश स्टॉक, अपने कंपनी का फ्रेश हिस्सा कुछ ना कुछ मार्केट में बेचा है। और पहली बार बेच रही है ना, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे। ये किस प्राइस पे होगा, कंपनी देखती है इस चीज को, समझे मेरी बात को? तो जब भी ऐसे कंपनी अपना कुछ नया हिस्सा बेचती है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, समझ रहे हो? और ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे कई बार आप देखते हो ना, मान लो मेरे पास एक शेयर पड़ा हुआ था रिलायंस का, मैंने वो शेयर आपको बेच दिया, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको बेच दिया, बात खत्म। कंपनी ने कोई अपना हिस्सा नहीं बेचा, कंपनी ने तब बेचा था जब उसने मुझे दिया था, जब उसने अपना हिस्सा बेचा था तब वो था प्राइमरी मार्केट का पार्ट।
पर मेरे पास आने के बाद मैं किसी और को बेचूं, किसी और को बेचूं, आप किसी आगे किसी और को बेचो, ये आपस में ट्रेडिंग कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ। यहां पर आप कंपनी के फ्रेश स्टॉक का पार्ट नहीं हो। कंपनी तो फ्रेश स्टॉक कभी बेच दिया था, अब हम बस आपस में डील कर रहे हैं, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्लीज इनका भी डिफरेंस समझना। यहां पे जब भी कभी सिक्योरिटीज की सेल होगी बाय द कंपनी, कंपनी यहां पे प्राइस फिक्स करेगी, कंपनी इन्वेस्टर को बेचेगी, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। पर अगर हम उनकी ट्रेडिंग करें मार्केट में, देखो मैंने आपको रिलायंस का कितने में शेयर बेचना है वो सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करेगा, तो आपस में हम एक दूसरे को खरीद बेच रहे हैं, वो बोलते हैं हम उसको सेकेंडरी मार्केट। अब पॉइंट यहां पे आता है कि प्राइमरी मार्केट में क्या क्या आता है। देखो प्राइमरी मार्केट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पे पता होने चाहिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप समझना यहां पे आईपीओ, एक है आपका एफपीओ, और एक्चुअली एफपीओ का ही एक हिस्सा आता है विच वी कॉल एज राइट्स इशू। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एफपीओ ओनली, और इनफैक्ट एक ऐसे ही आपका आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। समझेंगे इसको। व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक, देखो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मान लो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, और मान लो कंपनी फिलहाल अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब अभी उसके शेयर खरीदे बेचे नहीं जा सकते स्टॉक मार्केट से, अभी वो लिस्ट नहीं हुई है, ठीक है। फिर कंपनी सोचती है कि यार चलो कंपनी को लिस्ट किया जाए। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार, तो कंपनी लिस्ट हो रही है, तो कंपनी पता क्या करेगी, अपना कुछ हिस्सा बेचेगी। मान लो कंपनी ने पहली बार ये 10% का हिस्सा अपना बेचा, लिस्ट हुई है ना कंपनी पहली बार, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सिर्फ प्राइमरी मार्केट में क्यों आया? क्योंकि यहां पर कंपनी का रोल है, कंपनी अपना फ्रेश हिस्सा यहां पे बेच रही है, पहली बार बेच रही है, इसीलिए इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या प्राइस वगैरह होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी। इट इज कॉल्ड एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि कंपनी ने फ्रेश हिस्सा बेचा इसीलिए प्राइमरी मार्केट का पार्ट बनेगा। ओके ओके ओके। फिर एक होता है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब सर इसमें क्या होगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में? देखो बहुत ध्यान से सुनना। आईपीओ होता है एक बार, जब पहली पहली बार था तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। पर मान लो कंपनी को एक साल बाद लगता है यार नहीं, 5% हिस्सा और बेचते हैं। 5% हिस्सा ये जो है ना, ये फ्रेश हिस्सा है। 10% तो हो गया था, उसके 10% के बाद कुछ नया हिस्सा बेचा, तो ये फ्रेश हिस्सा इसने बेचा है, इट इज अ फ्रेश, ठीक है। तो दूसरी बार उसने 5% बेच दिया, मान लो कभी और आगे लगा कि नहीं यार 10% और बेचना है, तो इसको भी हम फ्रेश बोलेंगे। तो जैसे जैसे कंपनी अपना नए नए हिस्सा बेचती रहेगी ना, जहां जहां उसने फ्रेश इशू किया अपनी सिक्योरिटीज को, उन सबको हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहली बार करेगी तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार करेगी, वो सब आएंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बेसिकली दूसरी बार भी तीसरी बार भी कंपनी क्या कर रही है, अपना नया स्टॉक इशू कर रही है ना, इसलिए इसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, इसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ का नाम देंगे। चलो ठीक है, ये भी प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है क्योंकि यहां पर कंपनी अपना कुछ फ्रेश स्टॉक इशू कर रही है। फिर सर आप कह रहे थे जो राइट्स इशू है वो एक तरह का एफपीओ ही है। बिल्कुल। देखो मान लो जैसे कंपनी है अपनी, ठीक है, अब कंपनी ने पता क्या सोचा, कंपनी ने सोचा यार चलो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया जाए, ठीक है। अब कई बार कंपनी पता क्या सोचती है, यार ऑलरेडी ना हमारे कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जब हमने पहली बार जब हमने किया था या पहले जो ऑलरेडी हमारे मार्केट में हमारे शेयर्स चल रहे हैं, उसके ऑलरेडी किसी के पास कुछ ना कुछ वो शेयर्स पड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मतलब उनको हमारी कंपनी में भरोसा है। तो जब हम इस बार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हैं ना, क्यों ना पहले इनसे पूछ लिया जाए, ये लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसी कंपनी के मालिक हैं, पहले एक बार इनको ऑप्शन देके देख लेते हैं। अगर इनको कुछ खरीदना है उस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से तो ये लोग खरीद लेंगे,
नहीं इनको खरीदना तो मार्केट में से कोई और खरीद लेगा। तो जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इनविटेशन देते हैं कि आप ऑलरेडी हमारी कंपनी का हिस्सा हो, अगर आप यहाँ पे हमारे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में से कुछ खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तो जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनविटेशन देते हैं, दैट वी कॉल एज राइट्स इशू। ठीक है ये एफपीओ ही। एफपीओ के अंदर जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनविटेशन देंगे तब हम उसको राइट्स इशू का यहाँ पे नाम दे देते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का। कई बार कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो बोले कि यार हम लोग ना सबसे पैसा नहीं लेंगे, हम लोग कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर से, कुछ बड़े बड़े जो आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेंगे। तो जब यहाँ पे आप सिर्फ कुछ प्राइवेट सेट ऑफ इंडिविजुअल से पैसा रेज करना चाह रहे हो, सभी इंटायर मार्केट से नहीं चाह रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट एज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये कुछ अलग अलग चीजों का मीनिंग होता है इन द प्राइमरी मार्केट। एक करके मैं हर एक चीज आपको दिखा देता हूं, इसको पढ़ भी लेते हैं, मीनिंग हमने समझा है। ठीक है, एक एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं। देखो, व्हाट इज आईपीओ? इट इज द फर्स्ट एवर ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। पहली बार जब हमने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार किया, सब्सिक्वेंट इन्विटेशन उसको बोलेंगे, इन द सेम बिजनेस को हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें, देखो यहां पर पता क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, थोड़ा सा मैंने यहां पे बताया हुआ है। मान लो एक, ठीक है, यहां पे आपकी आईपीओ फर्म है। अब यहां पर ना अंडरराइटर इन्वेस्टमेंट बैंक एक आता है जो पूरा ये कामकाज देखता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स हो सकता है। ऐसे ये क्या करेंगे ना, ये पूरा पूरा प्रोसेस देखेंगे हर एक चीज का कि कैसे इंश्योर किया जाए कि आईपीओ सही ढंग से हो। तो ये मदद करेंगे, ये इनको अपने शेयर्स देंगे, बदले में इनको इशू प्राइस देंगे। और ये लोग जो होंगे, जो हम मेरे और आपके जैसे लोग हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स या बाकी और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो यहाँ पर जो भी पेमेंट होगी आईपीओ की वो करेंगे और बदले में इनको ये मालिकाना हक जो है मिल जाएगा। फिर एक बार ये काम हो गया, फिर वो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट पे आ जाएंगे एंड वहां से वो खरीदे बेचे फिर जा सकते हैं। पर क्योंकि पहली बार ये किया था, इसीलिए इसको यहाँ पे कंपनी आईपीओ का यहाँ पे नाम देती है। ये होता है आईपीओ। ठीक है, एफपीओ भी समझ आ गया। राइट्स इशू मैंने आपको बताया, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, हम उनको इन्वाइट दे रहे हैं कि अगर आपको और एडिशनल नए शेयर खरीदने हैं आप उनको खरीद सकते हो, अगर नहीं भी खरीदने तो आपकी मर्जी है, हम फिर किसी और से पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे काम करता है आपका राइट्स इशू। और मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट में बता दिया कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से पैसा लेना चाह रहे हो, जैसे कुछ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हो गए, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, सिर्फ उनसे पैसा लेना चाह रहे हो, सबसे आप पैसा यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे, वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबीज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, सिर्फ उनके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। कहीं ना कहीं कंपनी दिखाना चाहती है कि देखो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी हमारे में इन्वेस्ट कर रही हैं, उससे मार्केट में उस कंपनी के रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट के बारे में। ऐसे अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट को समझने के लिए, सेकेंडरी मार्केट कुछ नहीं है, ये आपस में एक तरह की ट्रेडिंग ही है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने शेयर आपको बेचे, ये सारी बातें जो ट्रेडिंग है, जहां कंपनी का लेना देना नहीं है, वो सारे आएंगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। कंपनी कोई अपना फ्रेश स्टॉक इशू नहीं कर रही, उसको समझने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो एक दूसरे से शेयर्स खरीदते बेचते हैं उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, यू आर अवेयर अबाउट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, राइट। तो एक्चुअली ना ऐसी जगह जहां पर स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई शेयर बेचना है, तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करेंगे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, आपका शेयर पहुंच जाएगा, तो खरीदना बेचना हो, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज का प्राइमरी मार्केट में भी इस्तेमाल हो सकता है कि मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पहली बार, या कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ डील किया, तो प्राइमरी मार्केट होगा। पर अगर हम लोग आपस में एक दूसरे का ट्रेडिंग करेंगे, उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बोल देंगे। और ये पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इसका रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। अब ये तो चलो बातें हैं कि थोड़े कुछ फैक्चुअल बातें हैं, बट हमें यहाँ पे दो डिफरेंसेस समझने हैं।
क्या हम डिफरेंसेस समझ गए हैं? देखो, एक तो है आपका बीएससी, इंडिया के दो सबसे बड़े जो पॉपुलर आपको एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका एनएससी। ठीक है, ये नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी आप भूल जाओ, ये तो बढ़ती जाती हैं, इनको आप इग्नोर करो, इन नंबर्स के तो पुराने हो गए। अब पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करना, हमारे यहाँ ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बहुत पुराना है, हजारों कंपनियां लिस्टेड है वहां पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हजारों कंपनियां लिस्टेड है, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सर हम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे पता लगता है कि आज मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे गया? आप कई बार सुनते होंगे ना कि आज मार्केट नीचे गिर गया, आज मार्केट ऊपर चला गया, ये कैसे हमें पता लगता है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हजारों कंपनीज का हमारे पास डेटा तो होता है, पर बहुत मुश्किल है हमें ये बताना कि आज मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे गया, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको ये बात समझाई थी कि दुनिया में तो हजारों आइटम्स हैं, हर एक आइटम्स का दाम ऊपर गया नीचे गया, कहीं ना कहीं उस हिसाब से महंगाई नापना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सर हम एक बास्केट लेके चलते हैं। ये बास्केट का मतलब क्या? एक बास्केट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने आपको बताया था, सीपीआई, उसमें क्या होगा, एक बास्केट होगी जिसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। तो हमने सिर्फ उन कुछ चुनिंदा गुड्स एंड सर्विसेज का दाम देख लिया कि कैसे बढ़ा, कैसे चेंज हुआ, उस बेसिस के ऊपर हमने बोल दिया कि हाँ मार्केट में इतनी महंगाई है या इतनी नहीं है महंगाई, राइट। क्या हम यही सेम चीज अपनी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं कर सकते? स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने पता क्या कर दिया, जैसे वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने बनाया था, इन अ सिमिलर में हमने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक इंडेक्स बना दिया, सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें हमने पता क्या किया, जो टॉप की 30 कंपनीज थी उनको ले लिया, टॉप की 30 कंपनीज को लिया, बिल्कुल। अब ये 30 कंपनीज जो होंगी ना, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कंपनीज होंगी, ठीक है। अब अगर हम उन 30 कंपनीज को देख लेंगे, कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। वो एक इंडेक्स है एक तरह का। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर देखो कई बार वो बोलते हैं ना सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर गया, क्या इसका मतलब ये है कि सारी कंपनीज ऊपर गई? सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, हाँ, हो सकता है कुछ 25 कंपनीज ऊपर गई हो, 5 कंपनीज का शेयर नीचे गया हो, बट ओवरऑल सेंसेक्स ऊपर जाएगा। समझे मेरी बात को? तो दिस इज हाउ सेंसेक्स वर्क। हर सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनी ऊपर जाती हैं, और इनफैक्ट 30 की 30 भी नहीं जाती, 30 में से कुछ ऊपर जाएंगी कुछ नीचे जाएंगी, पर नेट इफेक्ट जो होगा वो ऊपर जाने का होगा। इसलिए हम बोलते हैं सेंसेक्स ऊपर गया। नीचे गिरेगा तो कुछ कंपनीज नीचे गिरी होंगी, कुछ कंपनीज शायद ऊपर भी गिरी हो, ऊपर भी गई हो, बट नेट इफेक्ट जो था वो नीचे की तरफ था। इस तरह से इंडेक्स आपका काम करता है, समझ गए? ठीक है। अब जैसे आपका ये सेंसेक्स होता है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, जिसमें 30 कंपनीज होती हैं, ऐसे ही आपका एनएससी का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। नाम में ही है निफ्टी 50, तो यहां पर कितनी टॉप कंपनीज होंगी? टॉप 50 कंपनीज होंगी। उनसे भी सेम बात है, इन 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज ऊपर जाएंगी कुछ नीचे जाएंगी, नेट इफेक्ट क्या होगा वो बताएगा कि निफ्टी ऊपर गया या आज निफ्टी नीचे गया। दिस इज हाउ इट दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है आपका बुल और बियर का। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा द बिग बुल, हर्षद मेहता के बारे में। बुल का मतलब पता क्या होता है? जो मतलब बुल मार्केट या बुल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है जो ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर 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 और ऊपर जाएगा, उसको हम बोलते हैं बुल। आप लोगों ने कई बार वो बुल का निशान भी देखा होगा। बुल का मतलब यही होता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम ग्रीन की तरफ दिखाते हैं, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बियर में क्या होता है? बियर में उल्टा होता है। बियर में मार्केट आपका नीचे गिर रहा होता है या हमें लगता है कि मार्केट और नीचे गिरेगा, उसको हम बोलते हैं बियर इन्वेस्टर या फिर बियर मार्केट। अगर लगता है मार्केट नीचे गिरेगा तो बियर मार्केट या बियर इन्वेस्टर, और उसको बियर से दर्शाया जाता है, और उसको रेड कलर भी देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि नहीं यार मार्केट और गिरेगा या मार्केट गिरता ही जा रहा है, एक तरह का पेसिमिज्म आ चुका है, ठीक है, उदासी आ चुकी है कि नहीं नहीं और गिरेगा और गिरेगा, उसको बोलते हैं बियर। ठीक है, ओके ओके ओके। कुछ और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे आपके फाइनेंशियल मार्केट में, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब होता पता क्या है, आपके जो शेयर्स होते हैं उनमें कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स,
आम जो शेयर होते हैं, ठीक है, आपने कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, तो आप कंपनी के मालिक बन गए, मैंने आपको बताया, भले ही थोड़े से मालिक बने पर मालिक तो हो ही हो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो ना, तो आपके पास वोट करने का अधिकार होगा। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं तो आपके पास भी वोट होगा। मैंने आपको बोला ना, जैसे आपके पास रिलायंस के शेयर हैं, तो आपके पास भी वोटिंग पावर है, बस आपकी वोटिंग पावर बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि आप सिर्फ बहुत ही छोटे हिस्से के मालिक हो, ठीक है। अब एक बात ये कह रहा है कि मे और मे नॉट रिसीव डिविडेंड्स। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हो सकता है वो डिविडेंड दे, कि बार अच्छा कर भी रही होती है पर कंपनी को लगता है नहीं नहीं यार, वापस अपनी कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर लेते हैं प्रॉफिट्स को, तो हो सकता है वो डिविडेंड ना भी दे। तो कभी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, इट इज अप टू देम। बाकी राइट ऑफ लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ये लास्ट क्लेम का मतलब पता क्या है, कि अगर कंपनी कल को दिवालिया होगी, कंपनी को बेचना पड़ गया, उस केस में सबसे एंड में जो अधिकार होगा वो आपका इनका आएगा, सबसे एंड में। बाकी सबको पैसा देने के बाद कुछ पैसा बचेगा तो जाके इनको पैसा दिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? देखो, ये इक्विटी की बात हो रही है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पर ये कंपनी के मालिक हैं, तो कंपनी का फायदा भी इनके लिए फायदा होगा, कंपनी का नुकसान भी इनके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए अगर कल को कंपनी डूब जाती है, लिक्विडेशन वाली सिचुएशन आती है, तो उस केस में इनको सबसे एंड में पैसा दिया जाएगा। दे हैव द लास्ट क्लेम, सबसे एंड में पैसा यहाँ पे इनको मिलता है। पर इसके साथ ही एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स भी आप इनको कह सकते हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है डिविडेंड, बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, हमें ना डिविडेंड्स चाहिए, डिविडेंड्स, कि मतलब कंपनी अच्छा करे या एवरेज करे, पर हमें कंपनी ना कुछ पैसा देती है, कुछ प्रॉफिट वॉफिट हुआ तो हमें पैसा मिलता रहे। तो वो लोग फिर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं ताकि उनको डिविडेंड्स मिलते ही रहे। इनको फायदा तो ये है कि कहीं ना कहीं इनको डिविडेंड मिलते हैं, पर इनके लिए नुकसान पता क्या है, कि इनके पास नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होते, आमतौर के ऊपर इनको वोटिंग का हक नहीं होता यहाँ पे। हाँ, बट इनको डिविडेंड्स वगैरह जो है वो गारंटेड किए जाते हैं। पर ये भी गारंटेड बोलने की बात है, अगर मान लो कंपनी कल को प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, नुकसान में है, तो उस केस में कंपनी मना भी कर सकती है इनको यहाँ पे जो डिविडेंड्स है वो देने से। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो डिविडेंड देने में इनको प्रेफरेंस किया जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ गारंटेड डिविडेंड्स। बाकी कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका टर्मिनोलॉजीज का ही टॉपिक है, अलग अलग टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर। तो यूपीएससी आपको किसी भी टर्म के रिगार्डिंग कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, खासकर अगर वो करंट अफेयर में रहे हो तो ज्यादा चांसेस हैं उसके पूछने के। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे ना, वो थोड़े करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थोड़े ज्यादा बनेंगे। ये जो वर्ड है स्वेट इक्विटी, इसका मतलब क्या है? इक्विटी तो आप समझ गए, कंपनी का मालिकाना हक। कई बार पता क्या होता है, कई बार कंपनी के लिए किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, काफी ज्यादा खून पसीना उसने बहाया होता है कंपनी के लिए, तो कंपनी कई बार बोलती है कि चलो ठीक है यार, आपने कंपनी के लिए इतनी मेहनत करी है, हम भी आपके लिए कुछ करेंगे। पैसे ना देने की बजाय वो कंपनी के कुछ पर्टिकुलर हिस्सा उस एम्प्लॉय को दे सकते हैं, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। तो आपको अपने फायदे के तौर पे, आपको इनाम के तौर के ऊपर आपको शेयर दिए जा रहे हैं कंपनी के, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। आपने मेहनत करी, उसके लिए कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा आपको दिया, स्वेट इक्विटी। अच्छा, ऐसे एक वर्ड आता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो ये आजकल स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब स्टार्टअप्स पता क्या होता है कि कई बार कंपनी को या स्टार्टअप्स जो हैं वो कई बार एम्प्लॉय को उतनी सैलरी नहीं दे पाते, यार इतना पैसा कहाँ से दें, 50 लाख का बंदा कहाँ से हायर कर लें। तो कंपनी पता क्या करती है, कंपनी उनको कुछ हिस्सा देती है, ठीक है। अब कंपनी ने उनको अपनी ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट बना लिया, कंपनी ने मान लो इसको कुछ परसेंटेज हिस्सा दे दिया, उससे पता क्या होगा, ये बंदा अच्छा करेगा, कंपनी अच्छा करेगी, और क्योंकि कंपनी का भी कुछ हिस्सा इसके पास ही है, तो कंपनी अच्छा करने से इसको भी फायदा होता रहेगा, इसका भी जो शेयर है वो बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जो कमाई है ना, अपनी जो तनख्वाह है, तनख्वाह के फॉर्म में ही ये चीजें मिलती हैं, कुछ पैसे भी मिलते हैं, कुछ उनको यहाँ पे ईसॉप भी दे दिए जाते हैं, उनको एक तरह से ग्रोथ प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए। तो कंपनीज इस तरह से अपने एम्प्लॉइज को ये भी ईसॉप देती है, खासकर ये वाली जो चीज है ना, ये स्टार्टअप के केस में ज्यादा आपको पॉपुलर देखने को मिलेगी, राइट। ठीक है, ये हो गया ईसॉप। ऐसे होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखा है ना ₹10, ये इसकी फेस वैल्यू है, इसको पार वैल्यू। कंपनी ने जब अपना शेयर इशू किया तो कितने रुपए का शेयर इशू किया, 10 रुपए का, 100 रुपए का, कितने का इशू किया, उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, वो कॉन्सेप्ट है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ये क्या होता है, इसको ना हम पॉपुलरली
मार्केट कैप के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, मिड कैप, लो कैप, है ना, उस तरह। पता क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि रिलायंस का शेयर कितने का है, तो देखो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कितने का है, पर मान लो 1500 का है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि यार एमआरएफ का शेयर कितने का है, आपने कहा सर एमआरएफ का शेयर तो 1.5 लाख का है। अब मुझे बताओ, एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख का, रिलायंस का शेयर 1500 रुपए का, तो बढ़िया कंपनी कौन सी हुई? अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे यार एमआरएफ बढ़िया हुई क्योंकि उसका 1.5 लाख का शेयर है, पर ये लॉजिक अपने आप में गलत है। पता है क्यों? हमारे लिए ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना शेयर का दाम है, ये देखना भी जरूरी है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। सुनो मेरी बात, अगर रिलायंस का शेयर एक 1500 का है पर उसके 100 करोड़ शेयर्स हैं, तो क्या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ, एमआरएफ का भले ही शेयर 1.5 लाख का हो, पर अगर उसके शेयर होल्डर्स ही मतलब या जो नंबर ऑफ शेयर्स ही उसके मान लो 1000 है, तो एमआरएफ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक्चुअली मार्केट कैप देखना जरूरी होता है। इसमें पता क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक शेयर की क्या कीमत है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। तो जब आपने एक शेयर की कीमत को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया, तब आपको कंपनी की मार्केट कैप का आइडिया मिला। दोनों को मल्टीप्लाई करो, शेयर्स है कितने और एक शेयर का दाम कितना है, ये ओवरऑल वैल्यू देखो। सिर्फ ये मत देखो कि शेयर का दाम कितना है, क्योंकि वो आपको सही पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अगर रिलायंस ने शेयर ही करोड़ों में इशू कर रखे हैं, तो उसके एक शेयर की कीमत कम ही होगी। एक कंपनी जिसने शेयर ही बहुत कम इशू कर रखे हैं, उसके एक शेयर की कीमत ज्यादा होगी। तो सिर्फ शेयर से बात नहीं बनेगी, हमें एक शेयर का दाम मल्टीप्लाइड बाय कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना होगा, एंड उसी को बोलते हैं मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उनको हम ब्लू चिप कंपनीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके सामने कुछ ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये एक तरह से ब्लू चिप कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि यार ये जो कंपनीज हैं, इनकी मार्केट में बहुत ज्यादा इज्जत है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, वो जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो काफी ज्यादा आती है। इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग ब्लू चिप कंपनीज यहाँ पे बोलते हैं। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छा खासा इनका प्रॉफिट होता है, अपने शेयर होल्डर्स को भी ये ठीक ठाक पैसे देते हैं डिविडेंड्स के फॉर्म के अंदर, तो इनको हम बोल देते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज योर सेटलमेंट सिस्टम। कई बार आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, T+1, T+2, अब हम T+0 की भी बात कर रहे हैं, है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ जो T मतलब है ना, टी का मतलब है ट्रांजैक्शन डेट। जैसे मान लो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जैसे मैंने सोचा कि एक शेयर खरीदते बेचते हैं, मान लो मैंने बेचने का सोचा और आपको वो खरीदना है शेयर, ठीक है। अब जिस दिन हमने ये ट्रांजैक्शन किया, उसको बोलेंगे टी, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ इस दिन, फिर पैसा वैसा इधर उधर जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर्स वगैरह आ जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा? अगर मान लो आपका पूरा का पूरा सेटलमेंट एक वर्किंग डे के अंदर हो गया ना, उसको बोलते हैं T+1 सिस्टम। अगर 2 वर्किंग डे में हुआ तो T+2 सिस्टम, और अगर इंस्टेंट सेटलमेंट हो गया सेम डे तो T+0 सिस्टम। समझ रहे हो? प्रोसेस शुरू होने से लेकर प्रोसेस खत्म होने के बीच का कितना टाइम है। T+0 सबसे फास्ट है, T+1 उससे स्लो है, T+2 उससे और भी ज्यादा स्लो है। अब नोटिस करो, पहले हम T+5 फॉलो करते थे, फिर हम T+2 पे आए, फिर T+1, अब हम धीरे धीरे T+0 की तरफ यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका फायदा पता क्या है? सेटलमेंट टाइम कम हो रहा है। सेटलमेंट टाइम कम हो जाएगा तो कई बार जो पैसा बीच में ब्लॉक रहता था या रिस्क रहता था पैसे का कि ब्रोकर के पास है पैसा, क्या होगा, तो वो जो रिस्क है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। जितना कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जितने कम समय में सेटलमेंट हो जाएगा, उतनी अच्छी बात है। तो ये मीनिंग होता है सेटलमेंट सिस्टम का। देखो ना, इसमें लिखा है, इन द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री द ट्रेड सेटलमेंट पीरियड रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द ट्रेड डेट, कब ट्रेड डेट एग्जीक्यूट हुआ और कब सेटलमेंट हुआ, व्हेन द इट इज कंसिडर्ड फाइनल। ठीक है ना, जब आपका फाइनल हो जाएगा, उस केस में जो कहीं ना कहीं है, जो बायर है ना, जिसने खरीदा है शेयर,
वो कहीं ना कहीं उसके पास आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से पहुंच जाएगी। इस तरह से आपका जो सेटलमेंट सिस्टम है वो काम करता है, राइट। तो ये है आपका T+1 T+2 इस तरह से जी। अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और भी है हमारा, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स का। मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, क्या कोई विदेशी, क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स वो भी भारत की स्टॉक मार्केट का पार्ट बन सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल बन सकता है। पर उसके लिए ना आपको सेबी के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, बिल्कुल। पर कई बार पता क्या होता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो चाहते हैं कि यार हमें भी इंडियन मार्केट का पार्ट बनना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन मार्केट, हमें भी वहां पे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पर वो सारा ये काम काज जो होता है ना कि केवाईसी करो और बाकी सारे प्रोसेस करो, वो प्रोसेस के साथ वो जाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच ऑफ प्रोसेस, वो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो नहीं करना चाहते। तो क्या उसका कोई तरीका नहीं है? हाँ, एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं पी नोट। आप इसको पी नोट बोल लीजिए या पार्टिसिपेटरी नोट, जो भी आप बोलना चाहते हो, ये तरीका है। पॉइंट आता है इसमें क्या होता है, देखो समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, वो भारत की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पर वो सारा ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन है वो ये नहीं करना चाहता। तो तरीका क्या हुआ उसके पास, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो यहां पर इनको बीच में लाएगा। आपके कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई विदेशी बैंक हो सकते हैं, कोई ब्रोकरेज हो सकती हैं, जिन्होंने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये पता क्या करेगा, ये अपना फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा है ये इनको देगा, ये बदले में इनको पी नोट इशू कर देंगे। समझो इस बात को, इन्होंने भारत की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया इसके बिहाफ पे, इस बंदे के बिहाफ पे, समझे। इस बंदे को अब यहां पे भारत की मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है इनके थ्रू, क्योंकि इनके थ्रू किया है तो इस वजह से इसको यहां पे अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पता कैसे लगेगा कि किसके पास है, अरे भाई ये जो है ना आपके बैंक्स, आपके फॉरेन बैंक्स, आपके ब्रोकरेजेस, ये इनको पी नोट इशू करते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट, ये बदले में उनको पैसा दे देते हैं और इनका पैसा यहां पे भारत की मार्केट में लग जाता है। अब ये अच्छी बात पता क्यों है, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि भारत की मार्केट में विदेशी पैसा आ रहा है। पर ये दिक्कत की बात पता क्या है, हमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन इसका मालिक है, हमें पता ही नहीं लग रहा कौन इसका मालिक है। तो ओनरशिप हमें नहीं पता, अनोनिमिटी है इसके अंदर, ये किसके पास ओनरशिप राइट्स है हमें क्लियर ही नहीं है यहाँ पे। तो उससे वोलेटिलिटी आ सकती है, अचानक आपको पता ही नहीं है कि कौन उसका मालिक है, और अचानक किसी दिन मान लो उसने सारा का सारा अपना जो हिस्सा वो बेच दिया, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं पूरी मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाएगी, आपके शेयर्स ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाएंगे, धड़ाम से गिर सकते हैं। तो ये बात होती है पार्टिसिपेटरी नोट्स की, राइट। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना वो इशू करते हैं, किसको, जो भी आपके विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि चाहते हैं कि भारत की मार्केट के अंदर पार्ट बने बिना खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवाए हुए, उनको जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसने पूछा था कि पार्टिसिपेटरी नोट की अगर हम बात करें तो इसका एसोसिएशन किसके साथ है, बहुत इजी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ। और एक बार यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा था कि क्या चीज है जो इशू की जाती है आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा टू द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, आंसर इज पी नोट्स, ठीक है ना। आप नहीं चाहते खुद को रजिस्टर करना, कोई बात नहीं, आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपको पी नोट इशू कर सकते हैं, एंड आप उनके थ्रू यहाँ पे भारत की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देखो बाकी सारे वर्ड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको मनी मार्केट पढ़ाया था बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कमर्शियल पेपर हमने सीपी डिस्कस किया था, कैसे कॉर्पोरेट्स जो हैं जो कहीं ना कहीं होती हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड इनको इशू करती हैं, राइट। तो वो आपको अगर वो क्लैरिटी होती उसको भी आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज आपको पी नोट का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, बाकी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, समझते हैं इस बात को। देखो कई सालों से ये मुद्दा चलता आ रहा है, 2020-21 में बहुत बड़ी बात स्टार्ट हुई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, क्योंकि उस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना उसने एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एंड अगले साल उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया जब ये इकोनॉमिक सर्वे में इतनी डिस्कशन हुई, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा बात हो रही थी इनके बारे में।
तो समझते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। देखो, जैसे ना आपके सामने 3 नाम लिखे हुए हैं, एक है आपका मूडीज, एक एस&पी और आपका एक फिच। ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं। सवाल आता है ये रेटिंग एजेंसीज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे समझना, जैसे मान लो अब मुझे लोन लेना है बैंक से, तो बैंक मेरी भी रेटिंग चेक करेगा। जैसे क्रिसिल स्कोर, सॉरी नॉट क्रिसिल, सिबिल स्कोर आपने सुना होगा। सिबिल स्कोर जिसका अच्छा होता है, उसको कहीं न कहीं लोन आराम से मिल जाता है, सस्ते रेट पे मिल जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई ऐसा बंदा जिसका सिबिल स्कोर खराब है, उनको लोन मुश्किल से मिलेगा या महँगे रेट पे मिलेगा। क्योंकि ना बैंकों ने भी या वैसे इंस्टीट्यूशंस ने भी क्या किया है, आपकी पूरे आपको स्टडी किया है कि आपकी सिचुएशन क्या है। क्या आप लोन लोगे तो वापस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कितना देने में सक्षम हो या नहीं हो, वो सारी बातें हैं। पर ये तो बात हुई मेरे और आपके जैसे लोगों की। ऐसे ही हमारी कंपनीज़ होती हैं और ऐसे ही हमारे देश होते हैं। अब देखो कंपनीज़ को पैसा चाहिए, क्या कंपनी को पैसा आराम से मिल जाएगा? आप बोलोगे शायद सर रिलायंस वगैरह को मिल जाएगा, पर हो सकता है कोई छोटी कंपनीज़ को ना मिले। ये कैसे पता आपको? किसी ने ना उनको भी ऐसे रेटिंग दी होगी। उनको भी रेट किया जाता है। अच्छी रेट मतलब बहुत अच्छी रेटिंग, ठीक-ठाक रेटिंग, खराब रेटिंग इस तरह से। अब उनकी रेटिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको लोन आराम से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा, महँगे रेट पे मिलेगा या सस्ते रेट पे मिलेगा। और सिर्फ़ कंपनीज़ का ही नहीं, कंट्रीज़ की भी बात होती है। जैसे ये जो आपके रेटिंग एजेंसीज़ है ना मूडीज़, एस&पी, फिच, ये भारत को रेटिंग देती हैं, यूएसए को रेटिंग देती हैं, ऐसे और देशों को रेटिंग देती हैं। उनका रेटिंग देने से ना इफ़ेक्ट पता क्या आता है? इफ़ेक्ट ये आता है कि अगर भारत को कहीं से पैसा लेना है, भारत को पैसा रेज़ करना है, तो भारत को पैसा रेज़ करना या तो बहुत ईज़ी हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। अब इन्होंने भारत की रेटिंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं दे रखी है, थोड़ा खराब ही दे रखी है। और जबकि मिलनी हमारे मतलब अच्छी है, मतलब डिसेंट है, एवरेज है मतलब कह लो। पर भारत को ऐसा लगता है कि नहीं भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप भारत की तरफ बायस्ड हो। क्योंकि भारत दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ भी है, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था भी है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, तो भारत की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप एवरेज मत दीजिए। तो ये वाली बात जो थी उस वजह से कहीं न कहीं न्यूज़ में आई, तो यूपीएससी ने भी इसके ऊपर सवाल पूछ लिया, ठीक है ना? तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है ना, ये आपका रेगुलेट कौन करता है? आपका सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि यार एक बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? अगर वो लोन लेगा, क्या वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको असेस करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। अब जैसे दुनिया में आपके ये 3 सबसे फ़ेमस है, मूडीज़, एस&पी, फिच। ऐसे ही भारत के अंदर जैसे आपका क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, आपका ब्रिकवर्क्स हो गया, ये कुछ पॉपुलर आपको भारत के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। समझे मेरी बात को? तो ये कुछ बातें हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर होनी चाहिए। राइट? अब इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ है। पर पहली चीज़ उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, न्यूज़पेपर में बार-बार था और सिर्फ़ एक स्टेटमेंट से ही आप इसका आंसर बता सकते हो। वो स्टेटमेंट पता कौन-सी है? पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। अगर आपने ये कैच कर लिया कि नहीं यार ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये क्लियरली आपका सेबी के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं, तो अगर आपने ये भी कैप्चर कर लिया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जैसे आप पहला स्टेटमेंट गलत करेंगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आपको ऑटोमैटिकली आपका आंसर मिल गया है। दैट इज़ 2 एंड 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। एंड इन फैक्ट इसमें बाकी स्टेटमेंट के बारे में पूरा पता होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी को थर्ड का पता हो, शायद सेकंड का पूरा ना आइडिया हो। पर ये क्वेश्चन आंसर ऐसे होगा कि आपको पहली स्टेटमेंट का ज़रूर आइडिया होना चाहिए था। दैट इज़ योर कि इनका जो रेगुलेशन है, वो आरबीआई नहीं, वो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, वो यहाँ पे इनको रेगुलेट करता है। ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी। बाकी देखो इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। जैसे देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना न्यूज़पेपर्स वाले हैं, जो कहीं न कहीं न्यूज़ में रहे हैं। जैसे आज से लगभग आई थिंक 3 साल पहले, हाँ, 3 साल पहले अडानी हिंडनबर्ग का बहुत बड़ा इश्यू आया था, राइट? मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको और वहीं से आपको जो शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ आ जाएगा। देखो, पहली बात इसका मीनिंग समझना। देखो नॉर्मली हमें पता क्या लगता है? नॉर्मली हमें लगता है कि जब एक कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? देखो मान लो शेयर यहाँ पे है, ठीक है?
आप सस्ते में खरीद लो, कल को शेयर ऊपर जाएगा, आप महंगे में बेच देना। ठीक है, कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहां पे बाय किया लो प्राइस पे और आपने सेल कर दिया हायर प्राइस पे। ठीक है, ऊपर गया शेयर तो आपने पैसा कमा लिया सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचकर। ठीक है, ये नॉर्मल केस होता है। पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि कंपनी का शेयर गिरे और आप उसमें पैसा कमा लो? आंसर इज दैट इज पॉसिबल। उसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ध्यान से सुनना क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। देखो यहां पर पता क्या होता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, मान लो जैसे कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है तो आप पता क्या करते हो, आप यहां पर सेल करते हो और यहां पे बाय करते हो। आप महंगे में बेचते हो और जब कहीं ना कहीं जब कंपनी का प्राइस शेयर प्राइस जो है नीचे आ जाता है तब आप उसको खरीद लेते हो। अब ये कॉन्सेप्ट कई बार स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। देखो जब ऊपर जा रहा है कंपनी का शेयर तो लॉजिक है कि यार आपने सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया। पर नीचे जा रहा है ना तो इसमें पता क्या होता है, आप बेचते पहले हो खरीदते बाद में हो, महंगे में बेचते हो खरीदते हो सस्ते में। अब सवाल आएगा यार जब मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसको बेच कैसे दूंगा, पहले मेरे पास वो चीज होनी तो चाहिए। यहां ऐसा नहीं होता, आप ब्रोकर से उस चीज को उधार लेते हो। आपने उधार में एक शेयर खरीदा और उस शेयर को आगे बेच दिया। ठीक है, जब कंपनी का आगे जो दाम है वो कम हो गया तो आपने जो शेयर खरीद लिया और उसको दे दिया जो आपने उधार लिया। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, महंगे में शेयर बेच दिया था अब सस्ते में खरीद लिया है। तो ये जो डिफरेंस हुआ कि आपके लिए प्रॉफिट ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो दरअसल में ना जो हिंडनबर्ग वाला मैं केस आपको कह रहा था, अडानी हिंडनबर्ग वाला, उसमें यही बात थी। हिंडनबर्ग ना अपने आप में एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब जैसे जैसे उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है अडानी ग्रुप के बारे में। ठीक है, जब उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज करी अडानी ग्रुप के बारे में उसके बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो धड़ाम से नीचे गिरे। अब अडानी ग्रुप ने क्या किया था, जब रिपोर्ट रिलीज करने से पहले उनके जो शेयर्स थे वो महंगे में बेच दिए थे, फिर जब शेयर्स नीचे गिरे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सस्ते में खरीद लिए। तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, बिल्कुल। इसीलिए उसको यहाँ पे शॉर्ट सेलर बोला जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या हुआ, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है जहां पर इन्वेस्टर बोरो करता है सिक्योरिटी, उधार पे लिया, उधार पे सिक्योरिटी ली और उसको बेच दिया इस उम्मीद के अंदर कि आगे जाके जब दाम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा तो वहां पर वो सिक्योरिटीज खरीद लेगा। समझे? तो महंगे में बेच दिया और सस्ते में खरीद लिया, यही होता है आपका शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अल्फा और बीटा। देखो कई बार पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार मुझे तो ना मार्केट में 5% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, पर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे जो रिटर्न होना चाहिए वो मार्केट से ज्यादा होना चाहिए, मुझे 8% 9% होना चाहिए। आप मार्केट को बीट करना चाहते हो, मार्केट में जो रेट मिल रहा है या जो आपका मार्केट रिटर्न है उससे ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न चाहिए। तो जो आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी इस मार्केट रिटर्न को बीट करने के लिए, जो मार्केट में रिटर्न मिल रही थी उसको सुपरसीड करने के लिए, उससे ज्यादा आपके रिटर्न कमाने के लिए जो आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी उसी को बोलते हैं हम अल्फा स्ट्रेटेजी। अल्फा स्ट्रेटेजी। ऑन दी अदर हैंड एक होता है आपका बीटा। बीटा क्या होता है सर, बीटा क्या होता है? देखो तुम समझना मेरी बात। नॉर्मली हम ये बात करते हैं S&P 500 की, पर ये किसी भी और इंडेक्स की भी बात हो सकती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप सिंपल ये देखो, मान लो मार्केट गया 1% ऊपर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका शेयर, देखो मार्केट में तो सभी कंपनीज की मैंने बात कर दी ना, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर, पर मैंने आपसे पूछा कि आपका शेयर कहां गया। देखो अगर आपका शेयर भी 1% ऊपर ही गया तो आपका जो वो है ना, आपका जो शेयर है वो नॉर्मल मूव कर रहा है, जैसे बाकी मार्केट मूव कर रही है 1% ऊपर, ये भी 1% ऊपर गया। बट यार मान लो मार्केट गई 1% ऊपर और आपका शेयर गया 5% ऊपर, और कल को मार्केट 1% नीचे गई तो आपका शेयर फिर से 5% नीचे आ गया। तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है, आपके शेयर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपकी मार्केट सॉरी ये जो नंबर है ये आपकी वोलेटिलिटी को दर्शाता है। जैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी वोलेटाइल रहते हैं, कई बार थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, उसके शेयर के ग्रुप के दाम अचानक ऊपर अचानक नीचे हो जाते हैं क्योंकि उसका बीटा ज्यादा है, वो ज्यादा वोलेटाइल है। ऑन द अदर हैंड कुछ कंपनी होती है स्टेबल,
मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आए उनकी वैल्यू मोटा मोटा स्टेबल ही रहती है, उनको बोलते हैं उनका बीटा कम होता है। तो कितनी वोलेटिलिटी है, कितनी तेजी से दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। जिसका बीटा ज्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, जिसका बीटा कम होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। तो एज अ मार्केट को साथ कंपैरिजन देखते हैं कि मार्केट 1% गया तो आपका शेयर कितना ऊपर नीचे गया। अगर बीटा 2 है तो मतलब आपका डबल मूवमेंट हो रहा है, मार्केट 1% ऊपर जा रहा है, आपका शेयर 2% ऊपर जा रहा है। पर अगर अगर आपका बीटा 0.5 है, इसका मतलब क्या है, मार्केट 1% ऊपर गया, आपका शेयर केवल आधा % ऊपर गया। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है आपके वाले शेयर की, उसकी वोलेटिलिटी काफी कम है, राइट। ये हमें यहां से बीटा से पता लग जाता है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ डिस्कस करनी थी। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट्स आपके करंट अफेयर्स के और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात होता है विक्स। देखो विक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, विक्स वो वाला नहीं, विक्स होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। क्योंकि हम यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात ही कर रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी का बता रहा हूँ। मैंने एक तो बता दिया आपको बीटा, वो तो एक शेयर की बात कर रहे हैं, पर जो विक्स होता है ना वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये बताता है कि मार्केट में कितना डर है। ये एक फियर गॉज को इसको बोलते हैं। फियर गॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर में कितना डर, कितनी अनसर्टेनिटी, कितना रिस्क है, वो होता है आपका विक्स। अगर विक्स बढ़ रहा है, विक्स बढ़ने का मतलब पता क्या होता है, कि बहुत बड़ी उछाल चढ़ाव आएंगी। हो सकता है किसी को डर लग रहा हो, यार पता नहीं यार कि आगे जाके मार्केट कहीं डूब ना जाए। जब कहीं ना कहीं ये डर मार्केट में होता है तो आपका विक्स बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स एक डर है लोगों के अंदर कि पता नहीं क्या होगा, अचानक कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है। कई बार जैसे ना इलेक्शन होते हैं, खासकर जैसे पिछले सालों में 2024 में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम विक्स बहुत बढ़ गया था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि सरकार पूर्ण मेजोरिटी वाली आएगी नहीं आएगी, बीजेपी सरकार बना पाएगी, एनडीए बना पाएगी। तो उस दिन क्या हुआ, लोग अचानक बहुत ज्यादा डर गए, पैनिक में आ गए। तो उस टाइम देखने को मिला कि विक्स बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल हम निफ्टी 50 जो हमने आपको बताया, उनके इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस के ऊपर बेस्ड हमें यहाँ देखने को मिला। कुछ भी जहां पे जब डर वगैरह होता है ना, तो ऐसा देखने को मिलता है, फिर अचानक लोग बहुत ज्यादा बेचना और स्टार्ट कर देते हैं। उनको डर होता है कि पता नहीं यार सब लोग बेच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। तो ऐसा देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब निफ्टी गिरता है ना, तो विक्स बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि डर लग रहा है ना कहीं, तभी तो बेच रहे हैं लोग अपना अपना। रिस्क बढ़ता जा रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और अगर मान लो विक्स कम हो रहा है, कहीं ना कहीं डर कम है लोगों के अंदर, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर हमें यहाँ पे निफ्टी जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो विक्स कम होता है तो मार्केट ऊपर जाती है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली विक्स बढ़ जाता है तो विक्स बढ़ता है तो मार्केट नॉर्मली नीचे जाती हुई देखने को मिलती है, विक्स कम होता है तो मार्केट नॉर्मली ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है। एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर कहीं ना कहीं डर का माहौल कितना है उसका पता लग जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कुछ को ना कुछ बोलते रहते हैं, उससे भी विक्स बढ़ जाता है, ठीक है। चाइना कई बार कुछ कुछ करता है तो उसमें दुनिया में विक्स आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डर का कितना यहाँ पे माहौल है या डर कितना ज्यादा है, उसको यहाँ पे नापने की यहाँ पे कोशिश करता है ये जो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज हमें यहाँ पे समझने थे कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। बॉन्ड वाला टॉपिक जो था मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया था आपको, जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था मनी मार्केट वाला ही, उसके साथ ही मैंने बॉन्ड भी समझा दिए थे जब मैं क्वेश्चन आपके साथ डील कर रहा था। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो प्लीज जाकर वो लेक्चर भी जरूर देखना, क्योंकि वहां पर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट के दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, मनी मार्केट से भी आते हैं, कैपिटल मार्केट से भी आते हैं, पर मनी मार्केट से ज्यादा देखने को मिले हैं। चैप्टर में नए नए टर्म जरूर हैं, इसमें भी थे उसमें भी ज्यादा थे, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आते हैं। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। और ध्यान रखना कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आए। अगर आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपको फंडामेंटल समझ आ चुके हैं, तो क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। मनी मार्केट में क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं वो स्टैटिक बेस्ड आते हैं, कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ठीक है ना, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा आते हैं। यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कुछ आपके न्यूज़पेपर्स में रहा होगा, कुछ करंट अफेयर्स में रहा होगा, ऐसे डिस्कशन जो कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर ज्यादा आते हैं। पर हाँ, हमने स्टैटिक भी देखा, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी देखे, जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल सेशन था, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी ने पहला
पार्ट नहीं देखा मनी मार्केट वाला तो प्लीज उसको भी जाके यहाँ पे देख लेना। एंड ये हमारा इसमें हमने यहाँ पे कैपिटल मार्केट को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।